वो क्या रहेगा, मुगल एम्पायर में नेक्स्ट रूलर दैट इज शाहजहां। कौन पढ़ेंगे हम आज, शाहजहां। ठीक है, जब अकबर का अंत होता है, ठीक है, अकबर के अंत के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं हमारे पास, जहांगीर आते हैं। जहांगीर भी काफी ज्यादा टर्बुलेंस के पीरियड से गुजरते हैं। उस समय भी जो डेक्कन की तरफ वो एक्सपेंशन करने का प्रयास करते हैं, कौन करते हैं, जहांगीर करते हैं। और वो उतने ज्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जहांगीर डेक्कन में अपने साम्राज्यों का एक्सपेंशन करने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाते, जितने ज्यादा सक्षम यहाँ से शाहजहां हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि शाहजहां के बारे में सबसे पहले तो इसका जो पीरियड लिखेंगे, शाहजहां का जो पीरियड रहा, डायनेस्टी का जो पीरियड रहा, दैट वाज फ्रॉम 1627 टू 1658 एडी। ठीक है, तो ये एडी का पीरियड चल रहा है। ये 1627 से लेकर 1658 तक शासन करते हैं भारत में। और he was very successful in the Deccan policy। क्या लिख सकते हैं आप इसमें, द फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द Deccan policy was successful। कि जो मुगल थे वो डेक्कन में अपना शासन करना चाहते थे। डेक्कन का मतलब साउथ इंडिया की तरफ वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, और उस साम्राज्य को फैलाने में वो काफी ज्यादा सक्षम यहाँ पे हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट की जो डेक्कन में उस समय वायसराय के पद पे थे वो थे औरंगजेब। कौन थे, द औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, औरंगजेब, औरंगजेब was the viceroy। औरंगजेब was the viceroy कहाँ पे थे, डेक्कन में। डेक्कन में उस समय जो वायसराय के पद पे थे वो डेक्कन में औरंगजेब थे। एंड शाहजहां कैप्चर्ड इन द डेक्कन एरिया, सबसे पहले जिसने कैप्चर किया था दैट इज आवर बीजापुर एंड गोलकोंडा। शाहजहां ने इसमें क्या कैप्चर किया था, कैप्चर्ड, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ही कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ही कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड द कंधार। शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड द कंधार। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड द कंधार। शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड द कंधार। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द शाहजहां पीरियड। ठीक है, क्या ये कुछ की पॉइंट्स है, क्या समझ आपको, मतलब इन की पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने जो फर्दर इसके पॉइंट्स है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसको अभी धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। अभी तो हम जस्ट एक की पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं, की पॉइंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दूसरा इसमें फॉरेन अकाउंट्स, मतलब कि हमें कहाँ से पता चलता है, इंफॉर्मेशन लिटरेचर रिव्यूज। ठीक है, मतलब कि हमें हमारे पास जब इंफॉर्मेशन की बात की जाती है कि हमें शाहजहां के बारे में कहाँ से पता चलता है, कौन से ऐसे अकाउंट्स है जहां से हम इसके ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला अगर इसमें पॉइंट लिखेंगे फॉरेन अकाउंट्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, दैट इज द बर्नियर, BERNIER, बर्नियर फ्रेंच फिजिशियन थे। ये कौन थे, बर्नियर, ये थे हमारे पास फ्रेंच फिजिशियन। थे। दूसरा इसमें पॉइंट आएगा आपके पास, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टॉवर्नियर, TOVERNIER। क्या है ये, TOVE नियर, टॉवर्नियर। ठीक है, एंड ही इज द फ्रेंच ट्रेवलर। ये कौन था हमारे पास, फ्रेंच
ट्रैवलर था। आप इसको ऐसे लिखते फ्रेंच ट्रैवलर्स, ठीक है, ही वॉज द फ्रेंच ट्रैवलर्स। ये हमारे दो अकाउंट ऐसे हैं जहां से हमें मतलब कि शाहजहां के बारे में या उनके रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड की बात करेंगे। लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। कि इसके समय किस किस साहित्यों का निर्माण किया गया, कौन कौन से प्रमुख लिटरेचर लिखे गए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज द पादशाहनामा। क्या था? पादशाहनामा, PADSHAH, पादशाहनामा, NAMAH, ठीक है, पादशाहनामा, ठीक है, NAMAH, पादशाहनामा। पादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। किसके द्वारा लिखा गया था इसे? बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। इसको आप लिख सकते बाय अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इसे लिखा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, रास गंगाधर और गंगा लहरी, ठीक है, रास गंगाधर और गंगा लहरी, क्या आ जाएगा इसमें? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, दूसरा लिटरेचर, रास गंगाधर और एंड रास गंगाधर और गंगा लहरी, ठीक है। दूसरा क्या लिखना आपने? गंगा लहरी। किसके द्वारा लिखा गया था ये? दैट वाज रिटन बाय जगन्नाथ पंडित, या इसको महाकवि राय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जगन्नाथ पंडित, जगन्नाथ पंडित। और दूसरा क्या बोलेंगे इसको? महाकवि राय, महाकवि राय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे लिटरेचर में इंपॉर्टेंट लिटरेचर आता है, ठीक है, दैट इज शाहजहांनामा। शाहजहांनामा, क्या लिखेंगे? शाहजहांनामा। इट वॉज रिटन बाय इनायत खान। किसके द्वारा लिखा गया इसे? इट वॉज रिटन बाय इनायत खान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटन बाय इनायत खान। इनायत खान हैज रिटन शाहजहांनामा, ठीक है। ये पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किसने क्या लिखा है, सिंपल, इतना सा याद रखना आपने। इसके बाद एक और आता है, मुंशी बनावाली दास ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है, दैट वाज द रामायण एंड प्रबोध चंदोदय। रामायण एंड, चौथा क्या आ जाएगा इसमें? रामायण, रामायण एंड प्रबोध, प्रबोध ठीक है, चंदोदया, ठीक है, प्रबोध चंदोदया ऑफ मुंशी बरनावली दास। मतलब ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप इतना सा रखिए याद कि रामायण और प्रबोध चंदोदया रिटन बाय मुंशी, मुंशी कौन? कौन? बारावली, बरनावली। क्या लिखेंगे आप इसमें? मुंशी बनावली। क्या लिखेंगे? बनावली दास, ऑफ मुंशी बनावली दास, ठीक है। और ये ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय, ये जो रामायण और प्रबोध चंदोदय है, इसको ट्रांसलेट किस में किया गया था? इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, इनटू पर्शियन बाय, किसके द्वारा? इसे इब्रहर खान, इसका नाम लिखना आपने, इब्रहर खान, IBR, इब्रहर खान, इब्रहर खान, HAR, ठीक है, इब्रहर
खान, ऐसे लिख सकते हैं IBR, इब्र हर खान, इब्र हर खान है ना। तो इनके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। किस भाषा में किया था? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास शाहजहां शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है शाहजहां, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। शाहजहां, शाहजहां शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहांबाद। ठीक है, इसने अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ के लिए शिफ्ट कर दी? आगरा से। पहले इनकी कैपिटल कहाँ थी? आगरा में थी। आगरा से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता शाहजहांबाद, शाहजहांबाद। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहांबाद। ये इसके शाहजहां के बारे में बेसिक जानकारी, बस इतना सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, अब शाहजहां के बाद जो नेक्स्ट रूलर है इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज आवर औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब आता है। ठीक है, और ये लास्ट मुगल रूलर है। क्या चीज है राजकुमारी, बोलो। शाहजहां ने बनवाया था ना वो, क्या क्या बनवाया था? हाँ हाँ, वो उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी इसने आर्किटेक्चर बनाया, टॉम बनाए, ठीक है, या इन्होंने जो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की थी है ना, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, ये सारा देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, वो लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं कि ऑल द किंग्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी है ना, इतना सा पढ़ रहे हैं। औरंगजेब, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? औरंगजेब। औरंगजेब कब से कब तक आता है? औरंगजेब आएगा हमारे पास 1657 से लेकर 1707 तक, 1657 टू 707। और ये ऐसा पीरियड है जो लास्ट अंतिम पीरियड है। औरंगजेब वॉज द लास्ट रूलर हु ट्राइड हिज बेस्ट टू एक्सपेंड द मुगल एम्पायर। और इसके बाद जितने भी शासक आते हैं वो शासन तो करते हैं, लेकिन वो मुगल एम्पायर को आगे नहीं बढ़ा पाते। मतलब वो जितना इन्होंने साम्राज्य को फैलाया भी था उतना भी नहीं बचा पाए। और लास्ट में आते 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 जब 1857 होता है, 1857 में, तो मतलब दिल्ली, बस दिल्ली जैसा जहां पर उनका एक शासन हुआ करता था वहीं तक सीमित रह गए, बाकी पूरे भारत से कहीं पर भी मुगलों का शासन नहीं था। मतलब हर पूरे इंडिया से ही वो खत्म हो गए थे ड्यू टू देयर बैड पॉलिसी, बैड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कि हर तरह से मतलब उन्होंने वीक सक्सेसर वहां पे सामने रखे। ये ऑल द जो सक्सेसर थे जितने भी मुगलों के आगे जो मतलब कि जो वहां पे साम्राज्यों को चला रहे थे, तो वो कैसे थे? वीक थे। दे आर नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस प्रॉपरली, है ना, मैनेजमेंट उनका सही नहीं था, तो इसलिए वो साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। दूसरा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी, उनका जो इंट्रूजन था उसको उसमें भी वो मतलब काफी वीक साबित हुए। मराठा के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती रही। ठीक है, सिख मतलब कि फिर जो लोकल रूलर है वो ज्यादा रिवॉल्ट करने लगे, सिख रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे। ठीक है, सिख रिवॉल्ट ये सभी तो आपको औरंगजेब के समय में भी देखने को मिलेंगे, मराठास है ना ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है औरंगजेब के पॉइंट ऑफ व्यू से, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द शरिया। ठीक है, ये जो मुस्लिम में शिया और सुन्नी दो कल्ट बने हैं, तो ये अलग अलग फॉलोअर्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो पहला पॉइंट है कि औरंगजेब वाज द स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द शरिया। यहाँ पे क्या लिखना है? स्ट्रिक्ट फॉलोअर of the sharia, of the sharia, strict follower of the sharia। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो नोन एज द जिंदा पीर। ठीक है, इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ऑल्सो नोन एज द जिंदा पीर, ऑल्सो नोन एज द जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से भी ये विख्यात था, फेमस था। या शाही दरवेश,
या इसे जिंदा पीर, और क्या बोल सकते हैं आप इसे, शाही दरवेश, शाही वेश। ठीक है, दोनों में से दो नाम पर ये ज्यादा फेमस इसका, जिंदा पीर। ठीक है, पेपर में ये पूछा जाता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे औरंगजेब जब शासन करने आता है, ठीक है, तो उसे बहुत सारा रिवॉल्ट देखने को मिलता है। जो जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे ये थोड़ा सा भारत का मैंने मैप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, सपोज करो ये इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे ये दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे, ये हमारे पास यहाँ पे दिल्ली में शासन कर रहे थे मुगल। ठीक है, और दिल्ली से लेकर अब ये पूरे के पूरे भारत में लगभग लगभग फैल चुके थे इस समय तक, है ना। इनका जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में, डेक्कन में भी फैल चुके थे, नॉर्थ में भी फैल चुके थे, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर इनके अगेंस्ट कुछ आवाजें उठने लगी। प्रमुख आवाज जो थी इसमें, जो इनके अगेंस्ट उठाई गई थी, दैट वाज द सिख रिवॉल्ट एंड द जाट्स या सतनामी रिवॉल्ट्स। ठीक है, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, सिख रिवॉल्ट देखने को मिलेगा पंजाब 11 से, है ना, सिख रिवॉल्ट। और इधर से आप देखेंगे तो जाट और मतलब जो ये हरियाणा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जाट एंड सतनामी, सतनामी रिवॉल्ट, सतनामी रिवॉल्ट। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और अगर आप डेक्कन की तरफ जाएंगे तो मराठा रिबेलियंस थे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर वाज द रिबेलियन दैट वाज मराठा। कौन थे? मराठा इनको बहुत ज्यादा कंडेमन कर रहे थे, मतलब इनके शासन को नहीं मान रहे थे, इनकी सुजनिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा रिवॉल्ट, ठीक है, मतलब कि उसको देखने पड़ते हैं और काफी ज्यादा लड़ाइयाँ उसे करनी पड़ी। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब औरंगजेब आता है तो उसने कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी थी दैट इज आवर इजरादारी। कौन सी थी? इजरादारी। ठीक है, ही अडॉप्टेड द इजरादारी। क्या लिख सकते हैं आप? अडॉप्टेड इजरादारी, इजरादारी। ठीक है, इजरादारी क्या है ये? व्हाट इज द इजरादारी या इजरादारी या इजरादारी कुछ इस तरह से, ऑक्शनिंग ऑफ लैंड। मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाता था? ऑक्शन, लैंड का ऑक्शन होता था, जमीन का क्या किया जाता था? ऑक्शन। क्या किया जाता था? ऑक्शन ऑफ द लैंड, ऑक्शन ऑफ द लैंड। ठीक है, यानी कि जमीन को ऑक्शन किया जाता था। ऑक्शन क्या होता है? नीलाम करना, है ना। जमीन को नीलाम किया जाता था और हैव टू पे मोर टैक्सेस, और उसके लिए क्या करना? ऑक्शनिंग में क्या होता था इसमें? हैव टू पे मोर टैक्सेस, हैव टू पे मोर टैक्सेस। यहाँ पे ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे, हैव टू पे मोर टैक्सेस। और यहाँ पर ही आल्सो एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु। ठीक है, औरंगजेब एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु, 9th सिख गुरु, ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसका, है ना। कौन थे 9वें गुरु? 9वें और 10वें गुरु, 10 गुरु है ना सिख के, तो 9वें गुरु थे श्री तेग बहादुर। कौन थे? 9th गुरु वाज तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना। 9th गुरु थे आपके पास तेग बहादुर, और 10th गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, 9वें और ये 10th है, इनको क्या लिख सकते हैं आप? 10th गुरु। तो ये यहां तक इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज एग्जीक्यूटिव। तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया, किसने किया एग्जीक्यूट? औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया था औरंगजेब ने, दैट वाज द जागीरदारी क्राइसिस। मतलब कि इसमें जो सिस्टम चल रहा था तो वो क्या चलती थी, जागीरदारी चलती थी। लेकिन जागीरदारी में क्या क्राइसिस थे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, वहां पर उस समय बहुत ज्यादा इसमें जो जागीरदारी सिस्टम चल रहा था, तो जब किसी चीज की ओवर पावर आ जाए तो वहां पर क्राइसिस भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो क्या मुख्य क्राइसिस थे उसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा दैट इज आवर जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जागीरदारी क्राइसिस लिखेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, दैट मैक्सिमम हिंदू मनसबदार ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम। यहाँ पे जो जागीरदारी कौन करते थे, मनसबदार। मनसबदार के पास मैक्सिमम जमीन होती थी, है ना। तो मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम जागीरदार, मैक्सिमम जागीरदार कौन थे यहाँ पे, जागीरदार या मनसबदार। यहाँ पे क्या लिखा, मनसबदार। ठीक है, मनसबदार कौन थे यहाँ पे, जागीरदार, मैक्सिमम जागीरदार या मनसबदार, दैट वाज हिंदू। कौन थे, हिंदू थे। ठीक है, किसके समय में, औरंगजेब के समय में। एंड मनसबदार्स फ्रॉम नॉर्थ गिवन मनसब इन दी साउथ लैंड। अब जो ये मनसबदार कहाँ के थे, नॉर्थ के थे। ठीक है, नॉर्थ मनसबदार ने क्या करा, गिवन मनसब इन दी साउथ लैंड, इन दी साउथ लैंड, साउथ लैंड में इन्होंने मनसब देना शुरू किया। ठीक है, और मनसब लैंड क्या होती है, लो यील्डिंग लैंड, यानी कि जहां से कम पैदावार होती है उसे हम क्या कहते हैं, मनसब। मतलब कि जो साउथ लैंड है, साउथ लैंड कैसी थी, लो यील्डिंग लैंड थी। ठीक है, अभी भी देखेंगे अगर आप तो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कौन सी हमारे पास है, नॉर्थ गैंगटिंग वैली जितनी भी है ना, जो प्लेन्स है हमारे, गंगा प्लेन है या इंडस प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, तीनों ये जितने भी प्लेन्स है पंजाब से लेकर आके पास आगे असम तक है ना, ये सारा का सारा बेल्ट ये काफी फर्टाइल मानी जाती है इन कंपैरेटिवली टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ लैंड कैसी थी हमारी, साउथ लैंड बोल सकते हैं लो यील्डिंग, लो यील्डिंग, साउथ लैंड वाज लो यील्डिंग लैंड। ठीक है, और लो यील्डिंग का मतलब है तो यहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था, रेवेन्यू डिक्रीजिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा था, लो यील्डिंग की वजह से रेवेन्यू डिक्रीजिंग, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था, रेवेन्यू डिक्रीजिंग। दूसरा, यूज खालिसा लैंड टू गिव जागीर, यूज्ड खालिसा लैंड, खालिसा लैंड। ठीक है, किस लिए की खालिसा लैंड, यूज्ड खालिसा लैंड टू गिव जागीर, टू गिव जागीर। जागीर, ठीक है, जागीर क्या होती है, किस लिए जागीर क्यों देते थे, है कुछ आइडिया, जागीर, जागीर क्या होता है। जागीर लैंड तो है ना, पर जागीर होता क्या है, जागीर मीनिंग, जागीर का मतलब क्या है, एज ए मतलब कि क्या चीज है, ये ऐसा होता था जैसे कि मान लो कि किसी ने सर्विस दी मुझे, उसके बदले मैंने उसको कुछ नहीं दिया और उसके बदले मैंने उसको क्या क्या दे दिया, जमीन दे दी। ठीक है, जागीर दे दी। जागीर का मतलब कि जो मेरी जमीन है, जमीन का एक टुकड़ा इन फेवर ऑफ द सर्विसेज और अदर काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब कि दूसरे जैसे कि सैलरी के बदले दे दिया, जैसे आर्मी को जागीर मतलब कि उनको जमीन दे दी। अब कोई पर्सनल है वो मेरे पास काम करा, काम करने के बदले मैंने उसे दे दिया, या एज ए गिफ्ट दे दिया, या सर्विस, या खुश होके मतलब कि अगर मैं किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा खुश हो गया तो उसे जमीन का टुकड़ा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, जागीर कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द जागीर। और जागीरदारी मतलब जो जमीन का मालिक है, ठीक है, तो उसको हम जागीरदार कहेंगे।
और इसके बाद लिखेंगे आप स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन सक्सेशन बैटल ऑफ राजपूत, ठीक है, स्टार्टेड इंटरफेयरिंग। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते, स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, स्टार्टेड इंटरफेयरिंग सक्सेशन बैटल्स ऑफ राजपूत, इन सक्सेशन बैटल्स ऑफ राजपूत, ठीक है, राजपूत है ना। राजपूत कौन से थे, राजपूत किधर है, ज्यादातर जो राजस्थान वगैरह का जो एरिया है, ठीक है, उसमें इसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी जो डेक्कन पॉलिसी है, इसके बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, ठीक है, औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी में मेजर पॉइंट आते हैं, की पॉइंट्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, जो हमने पहले भी पढ़ा है ना, कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। दूसरा लिखे डेवलप्ड औरंगाबाद एज अ सिटी, ठीक है, इसमें जो दूसरा मेजर पॉइंट है दैट इज डेवलप्ड औरंगाबाद एज अ सिटी, शहर की तरह इसने उसको डेवलप किया, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी, किसको किया इसने एग्जीक्यूट, ही एग्जीक्यूटेड संभाजी। संभाजी कौन थे, संभाजी मराठा, ठीक है, द सन ऑफ शिवाजी, ठीक, संभाजी कौन थे, द सन ऑफ शिवाजी, सन ऑफ शिवाजी लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। तो शिवाजी के दो पुत्र थे, कौन कौन थे, एक थे संभाजी और दूसरा कौन थे, राजा राम, दो थे सन, ठीक है। और इसके साथ जो यहाँ पर मराठा थे, मराठा ने एक वॉरफेयर टेक्निक स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, मराठा स्टार्टेड गोरिल्ला वॉर टेक्निक, गोरिल्ला वॉरफेयर बोल सकते हैं आप, है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर है मतलब कि अदृश्य हो जाना, ठीक है। अदृश्य का मतलब कि सामने से अटैक नहीं करना, छुप, मतलब कि ऐसे अटैक करना छुप के, मतलब दिखना नहीं, एकदम से आ जाना सामने, जैसे बंदर वगैरह आते हैं ना, दिखते थे नहीं, एकदम से आ जाते हैं सामने, ठीक है। तो गुरिल्ला वही है, ठीक है, हिडन वॉर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हिडन वॉर। गोरिल्ला को हम क्या कहते हैं, हिडन वॉर के नाम से भी जानते हैं, हिडन वॉर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि भाई जिसके लिए हम डायरेक्टली वो नहीं, सामने नहीं आते, ठीक है, मतलब ऐसे होते थे जैसे पेड़ वगैरह में रहना, इन्होंने जैसे वहां राजा का वो जा रहा होता है, तुरंत उसके ऊपर से अटैक कर देना, पेड़ों से अटैक कर देना और वहीं उनको खत्म कर देना, मतलब जैसे बंदर वगैरह एकदम से अटैक कर देते हैं ना। गोरिल्ला समझ रहे हैं, गोरिल्ला क्या होता है, देखे तो है ना गोरिल्ला, है ना, तो उसकी तरह ही मतलब वो पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था, ठीक है। फिर जब इनका अंतिम समय आता है औरंगजेब का 1707 के आसपास, जब ये पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सा असामान्य हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे इंडिया को देखेंगे तो उस समय यहाँ पे कुछ जो लोकल पावर है वो एमर्ज हो गई थी, यहाँ की जो स्थानीय जो शक्तियां थी, पावर्स थी, वो क्या कर रही थी, अपने आप को एमर्ज कर रही थी, ठीक है, एट दी एंड, ठीक है, एट दी एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पावर्स थी, जिसमें कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सिख की बात करेंगे यहाँ पे, मतलब कि इसमें जो सिख तो नहीं, एक तरह से ऐसे लिखिए आप इसको कि वॉरियर स्टेट के तौर पे जो उभरी थी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉरियर स्टेट, ठीक है। तो वॉरियर स्टेट में पहली स्टेट लिखेंगे आप इसमें सिख, जाट एंड मराठा, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, सिख आ जाएंगे, जाट आ जाएंगे और मराठा आ जाएंगे, ठीक है, ये तीन स्टेट आ जाएंगे, सिख, जाट एंड मराठा। और जो मेजर सक्सेसर थे, ठीक है, ये तो अपने आप में पूरा साम्राज्य बना रहे थे सिख, है ना,
और जाट और मराठा। बट इसमें सक्सेसर भी थे जो मतलब धीरे धीरे अपने आप को उभार रहे थे, मेजर सक्सेसर। इसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, ठीक है। कौन कौन से थे? बंगाल ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, बंगाल, अवध और तीसरा कौन सा आ जाता है? हैदराबाद। तो ये भी अपने आप को सक्सेस बनाने में सक्षम हो गए थे इस समय तक, लास्ट जब शासन चलता है, ठीक है। तो ये अंतिम शासक था 1707 तक का, जो मतलब कि मेजर शासन में थे। बाकी तो यहाँ से वीक सक्सेसर है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो अभी तक की जो आज की क्लास है मुगल शासक की, हमने ये मेजर जो सक्सेसफुल रूलर है उनके बारे में पढ़ा। यहाँ तक आया समझ? ये जस्ट इनके ओवरव्यू है, इनकी ब्रीफिंग की हमने कि क्या था, कैसे था, ठीक है। बाकी अभी इसके बाद जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद।